हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर वन डे एग्ज़ाम में। तो यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जो भी नई वीडियो अपलोड की जाएंगी उसकी नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएंगी। तो यहाँ पे हिस्ट्री की ये सेकंड क्लास है। इसके पहले जितनी भी क्लास अपलोड की जा चुकी हैं, अगर आपने उसको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके वो वीडियोज़ देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण अभिलेख एवं साहित्यिक रचनाओं के बारे में बताया गया है, जो कि आपके एग्ज़ाम में लगातार कई बार क्वेश्चन इन सब अभिलेख से और कुछ रचनाएं हैं उनसे लगातार पूछे जाते हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इम्पोर्टेंट अभिलेख और रचनाएं हैं उसको यहाँ पर मैंने एक 2-3 पेजों में समेटने की कोशिश किया है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अभिलेख और उसके मतलब किसके शासक, कौन कौन शासक था, उनके शासन में जो अभिलेख पाए गए हैं। तो इसमें सबसे पहला जैसे अभिलेख है हाथी गुम्फा अभिलेख। इसके बारे में अगर आप लोग ने सुना है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में। ये इस किसके शासक का कौन शासक था, तो शासक इसके थे खारवेल। ओके, सबसे पहला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है आपको कि कौन शासक था उस समय, तो खारवेल थे। तो हाथी गुम्फा अभिलेख के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उसके बारे में आपको बता देते हैं, जिससे आपको याद रखने में बहुत ही आसानी होगी। तो हाथी गुम्फा अभिलेख में क्या है, सबसे पहले यह उड़ीसा की राजधानी है जो भुवनेश्वर, वहीं भुवनेश्वर में वहाँ से 3 मील दूर पर एक उदयगिरी नाम की पहाड़ी है, वहीं पर एक शिलालेख अभिलेख जिसको बोलते हैं अभिलेख प्राप्त हुआ है, उसी को हाथी गुम्फा अभिलेख कहते हैं। ओके, ये हाथी गुम्फा अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध है। यह प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और किसके शासक कौन था, खारवेल शासक। ठीक, सेकेंड है आपका जूनागढ़ अभिलेख। और ये इस समय शासक कौन था जब जूनागढ़ अभिलेख मतलब किसके शासनकाल में प्रसिद्ध है, तो ये रुद्रदामन के शासन में प्रसिद्ध था। जूनागढ़ के बारे में आपको जैसे ये बता दें कि जूनागढ़ आप जानते होंगे, इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा कि जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। अगर गिरनार अभिलेख आपको ऑप्शन में देता है और उसके बारे में पूछता है तो उसको भी ध्यान रखना है। रुद्रदामन के शासक रुद्रदामन थे उस समय। और जूनागढ़ आप अगर नहीं जानते हो तो बता दें कि ये गुजरात में जूनागढ़ नामक स्थान पड़ता है, वहीं से ये संबंधित है। और इसमें हाथी गुम्फा अभिलेख में एक चीज़ और आपको मैं बता देता हूँ, उसको भी याद रखिएगा कि इसमें इस अभिलेख में पहली बार महाराजा शब्द का उल्लेख मिला है। तो ये सब चीज़ें कुछ फैक्ट हैं जो आपको बहुत कम किताबों में शायद मिले। तो ये महाराजा का उल्लेख सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया था। उसके साथ साथ जूनागढ़ अभिलेख ये गुजरात। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये गुजरात में है। और रुद्रदामन उस समय के शासक थे। ओके, चलते हैं फिर उसके बाद तीसरा आपका अभिलेख जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो है आपका नासिक का अभिलेख। और नासिक अभिलेख ये गौतमी बलश्री उस समय की शासिका थी, तो ये रचनाकार भी हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इन्होंने अपने पुत्र जो है, इनके पुत्र का नाम था गौतमी पुत्र सातकर्णी। तो ये आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के नाम पर गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक, सातकर्णी से संबंधित है और ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री। उसके बाद है आपका प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख उस समय समुद्रगुप्त जो है शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें प्रयाग स्तंभ लेख में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, वो भी आप जान लीजिए। तो प्रयाग स्तंभ जो अभिलेख था, प्रयाग स्तंभ लेख है, वह गुप्त राजवंश के सम्राट जो थे समुद्रगुप्त के शासनकाल में हरिसेन नामक रचनाकार थे। तो हरिसेन, इन्होंने इसकी रचना की थी, ये आप ध्यान रखिएगा। तो जो समुद्रगुप्त थे, इन्होंने कौशाम्बी में जो यहाँ पे प्रयागराज में वर्तमान के प्रयागराज में है, प्रयागराज से सटा हुआ जिला है, तो कौशाम्बी में ये अशोक स्तंभ पर इन्होंने ये प्रयाग स्तंभ लेख में को खुदवाया था। इसमें कुछ बातों को उसमें अपनी बातों को जैसे कई युद्ध किए थे, युद्ध में जो उनके विरोधी थे वो हारे थे, तो उन्हीं के बारे में उसका वर्णन मिलता है प्रयाग स्तंभ लेख में। इसके बाद आपका है ऐहोल अभिलेख। तो ऐहोल अभिलेख में आपको ध्यान रखना है कि पुलकेशिन द्वितीय, ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण दिया गया है। ओके, ऐहोल अभिलेख में
हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का वर्णन किया गया है। ये आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसके साथ साथ आप जो है ये ध्यान रख सकते हैं ऐहोल अभिलेख में कि ऐहोल कर्नाटक राज्य में एक बागलकोट जिला है कर्नाटक में, वहाँ की एक प्राचीन मंदिर का समूह है, कई मंदिरों का समूह है, वहीं का एक स्थल है, तो वहाँ से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये मलप्रभा नदी है जो कि कर्नाटक में ही है, उसी के किनारे, तो उसी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कुछ फैक्ट्स ये हैं मलप्रभा नदी, और मलप्रभा नदी के साथ साथ जो है बागलकोट जिला में कर्नाटक में बेसिकली आप ध्यान रखेंगे इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। कर्नाटका, ओके, कर्नाटक में मलप्रभा नदी के तट पर स्थित है, यह ध्यान रखिएगा, मंदिरों का समूह है, तो वहीं पर ऐहोल अभिलेख प्राप्त हुआ था। तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, और पुलकेशिन द्वितीय का हर्ष से जो युद्ध हुआ था उसी का वर्णन किया गया है इसमें। ओके, फिर अगला है आपका भीतरी स्तंभ लेख। तो भीतरी स्तंभ लेख में आपको ध्यान पहले ये रखना है कि ये स्कंदगुप्त शासक थे उस समय, तो स्कंदगुप्त से संबंधित है। और भीतरी स्तंभ लेख जो है वह इस समय वर्तमान के गाजीपुर आप जानते होंगे, जो कि बनारस से सटा हुआ जिला है, तो गाजीपुर जिले में ये भीतरी स्तंभ लेख की प्राप्ति हुई थी, जो कि स्कंदगुप्त से संबंधित है। इसमें जो है स्कंदगुप्त के जीवन से संबंधित कई घटनाओं का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे ये स्थान जरूर याद रखिएगा आप लोग, गाजीपुर जो भी आपको बताते चल रहे हैं, जैसे गाजीपुर है गुजरात है, तो नासिक तो आप जानते ही हैं, प्रयाग का कौशाम्बी में है, और इसके साथ साथ ऐहोल कर्नाटक में। तो ये आपका वर्तमान पूछ सकता है कि वर्तमान किस जगह पर स्थित है इसका। फिर मंदसौर है आपका, तो मंदसौर में आपका ये मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है, ये आपको दिया ही है, मालवा नरेश यशोधर्मन से संबंधित है। इसमें इनके जो सैनिक थे उनकी उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, उसके अलावा ये आपका था कुछ इम्पॉर्टेंट अभिलेख, तो यहाँ पर थोड़ा मिसटाइप हो गया है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ये अभिलेख होगा और यहाँ पे थोड़ा सा महत्वपूर्ण होगा। ओके, तो ये थोड़ी बहुत गलती हो गई है, इसके लिए सॉरी। फिर इसको आप ध्यान रखेंगे कि अभिलेख, जैसे अभिलेख में अशोक के भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख हैं, इसलिए मैं उसको जब अशोक का शासनकाल मतलब उनके बारे में जब पूरा मैं विस्तृत वर्णन करूंगा आगे, तो उसमें जितने भी 14 अभिलेख उनके हैं तो उसके बारे में मैं वहाँ पर बताऊँगा, इसलिए उसको इसमें शामिल नहीं किए हैं। उसके अलावा जो अन्य महत्वपूर्ण अभिलेख थे उसको मैंने यहाँ पे आपको बताया है, तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना ये जितने भी हैं 6-7 टोटल 7 हैं, ये सातों आपको एकदम रट लेना है, और उसके बारे में मैं डिटेल्स में इसलिए बताया हूँ ताकि आपको याद हो जाए। फिर चलते हैं अगले रचना और रचनाकार पे। ओके, इसमें जैसे पहला है आपका अष्टाध्यायी, इधर आपका एक साइड दिया है रचना और इधर आपका रचनाकार। ओके, तो यहाँ पर पहला जैसे है आपका अष्टाध्यायी, ठीक, तो इसके रचनाकार मेनली यही पूछा जाता है कि अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है, तो पाणिनि, तो ये आपको याद रखना है। ओके, इसको एकदम रट लेना है आपको। ये आपके एग्ज़ाम में मतलब लगभग पिछले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, अगर प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे, ये पूरा गारंटी है। लगभग इसी में से क्वेश्चन पूछेंगे, कहाँ हिस्ट्री में से लगभग क्वेश्चन घुमा फिरा के यहीं पे से पूछा जाता है। तो अष्टाध्यायी, इसके रचनाकार कौन है, पाणिनि है, ये आपको ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का व्याकरण ग्रंथ है। तो अष्टाध्यायी इसका नाम ही जैसे ही कि आपको पता चल रहा होगा कि अष्टाध्यायी मतलब आष्ट, इसको जो है अगर संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो अष्टाध्यायी, आष्ट मतलब अष्ट, अध्यायी मतलब 8 अध्याय वाला, ठीक, 8 अध्याय वाला। तो 8 अध्याय क्या है, तो इसमें महर्षि पाणिनि जो थे, जो इसके रचयिता थे, उन्होंने एक इसके मतलब 8 अध्याय का 8 अध्याय वाले, और इसमें 8 अध्याय के साथ साथ इसके 4 पाद थे, और 38 से 220 तक सूत्र थे एक पाद में। तो इसमें टोटल कितने सूत्र थे, लगभग 4000 सूत्र, ये आपको ध्यान रखना है। 4000 सूत्र थे और इसमें 8 अध्याय थे। बेसिकली ये दो चीज़, 8 अध्याय और 4000 सूत्र याद रखेंगे, इसके लिए इतना पर्याप्त है आपके लिए। अष्टाध्यायी के रचयिता आप याद रखिएगा पाणिनि। इसके अलावा अगला है आपका मुद्रा राक्षस, इसके रचयिता रचनाकार हैं विशाखदत्त, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें मुद्रा राक्षस जो है, इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो मुद्रा राक्षस में इसके रचनाकार विशाखदत्त हैं और मौर्य काल के बारे में जानकारी दी गई है। तो बेसिकली ये मौर्य काल का, ये भी पूछा जाता है कई बार क्वेश्चन कि मुद्रा राक्षस में
किसके रचयिता हैं, इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप रचयिता आप याद रखिएगा विशाखदत्त। और इसमें किसका वर्णन किया गया है, किस शासक के बारे में वर्णन किया गया है, तो मौर्य काल के बारे में। ओके, तो इसके अलावा आपका अगला है महाभाष्य। तो महाभाष्य के रचयिता कौन है, महाभाष्य के पतंजलि। तो इन्होंने यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी दी है। तो महाभाष्य के रचनाकार पतंजलि हैं, इन्होंने पुष्यमित्र शुंग, ठीक, पुष्यमित्र शुंग के बारे में इन्होंने बताया है। कथा सरित सागर है आपका नेक्स्ट, और कथा सरित सागर में इसके रचनाकार कौन है, इसके रचनाकार सोमदेव हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये भी जो है मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं इसमें, ये आपको ध्यान रखना है, मौर्य काल। उसके अलावा आपका नेक्स्ट है बृहत कथा मंजरी, इनके रचयिता हैं क्षेमेंद्र। ये आपको सब एकदम रटा होना चाहिए कि किस रचना के रचनाकार कौन है। ये आपके विश्वास करेंगे आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले होंगे, इसको मैं जो रचनाकार और अभिलेख बता रहा हूँ इसमें से क्वेश्चन आपका ज़रूर आता है और लगातार आता है। और यहाँ तक कि जो है UP SSC के पेपर में पिछला पेपर उठाएंगे तो उसमें से भी आप इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और बृहत कथा मंजरी किसने लिखा है, तो इसके रचनाकार क्षेमेंद्र हैं। और इन्होंने किसके बारे में जानकारी दी है, ये भी मौर्य काल के विषय में जानकारी देते हैं। तो मौर्य काल के बारे में दो लोग, सोमदेव और क्षेमेंद्र, ठीक, और इसके साथ साथ विशाखदत्त। तो यहाँ पर आप याद रखने के लिए ये रख सकते हैं विशाखदत्त, सोमदेव, क्षेमेंद्र, इन तीनों जो है रचनाकारों ने मौर्य काल के बारे में जानकारी दी है। ये भी मौर्य काल के बारे में, ये भी और ये भी, और तीनों के रचना को आप ध्यान रख सकते हैं, बृहत कथा मंजरी और कथा सरित सागर, उसके साथ साथ मुद्रा राक्षस। फिर अगला है आपका नेक्स्ट है अर्थशास्त्र। तो ये तो काफ़ी रचना फेमस है। तो कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र, जिसके बारे में मतलब ये अर्थशास्त्र है तो इससे आप भ्रमित मत होइएगा कि ये मतलब कि इकोनॉमिक्स से संबंधित है। ये बेसिकली ये पॉलिटी से संबंधित है, तो राजनीति से संबंधित है। इसका नाम भले ही अर्थशास्त्र है। मैंने एक क्वेश्चन इसको सॉल्व कराया है शायद, या फिर मैं कहीं पढ़ा हूँ, मुझे ध्यान आ रहा है जहाँ तक। तो इसमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था कि अर्थशास्त्र में किस विशेष क्षेत्र से जुड़ा चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो उसमें ये भी दिया गया था कि ये मतलब कि उस समय के शासनकाल के अर्थशास्त्र के बारे में, मतलब इकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है, कि राजनीति के बारे में, कि सामाजिक दशा के बारे में। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि ये राजनीति से संबंधित है, किससे, राजनीति से, ठीक, पहली चीज़ ये। और दूसरा चीज़ कौटिल्य दे या चाणक्य दे, ये दोनों नाम एक ही हैं। तो कौटिल्य दे या चाणक्य दे, तो इसके रचनाकार कौटिल्य या चाणक्य हैं, और इन्होंने भी मौर्य काल के बारे में जानकारी दी थी। तो मौर्य काल के बारे में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको काफ़ी सारा मिल जाएगा, जैसे क्षेमेंद्र, कौटिल्य, उसके साथ साथ आपको सोमदेव, उसके साथ साथ विशाखदत्त। तो ये सब मौर्य काल के बारे में जानकारी देते हैं। उसके अलावा आपका है नीतिसार के रचनाकार कामंदक हैं। कामंदक किसके बारे में जानकारी देते हैं, तो ये गुप्त काल के बारे में, वहाँ की जो पॉलिटी मतलब वहाँ के राजतंत्र कैसे चल रहा था, इन सब के बारे में जानकारी देते हैं। तो ये गुप्त काल के बारे में। इसके बाद अगला है आपका मालविका अग्निमित्रम। तो मालविका अग्निमित्रम ये बेसिकली दो नाम से मिलकर बना है। एक का नाम था मालविका, एक सेकेंड, मालविका और अग्निमित्रम। तो इनके बारे में हम आपको डिटेल्स में आगे जब बताएंगे तो बताएंगे कि मालविका और अग्निमित्रम कौन थे। तो ये एक जो है महिला का नाम है और अग्निमित्रम एक पुरुष का नाम है। इन दोनों का नाम मिला करके मालविका अग्निमित्रम बनाया गया है, जिसके रचनाकार कौन है, कालिदास हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। और ये शुंग वंश के बारे में जानकारी देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो आगे जब मैं आपको शुंग वंश जब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा तो इन दोनों की स्टोरी क्या थी वो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है इतना ही। फिर नेक्स्ट है आपका मृच्छकटिकम, ठीक, ये भी काफ़ी कई बार आपके एग्ज़ामों में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, सॉरी। तो आपको बता दें कि मृच्छकटिकम के रचनाकार कौन है। तो यहाँ आप ध्यान रखिएगा, मृच्छकटिकम के रचनाकार शूद्रक हैं। और इन्होंने जिनके बारे में जानकारी दी है वो भी आप ध्यान रखिए, ये गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी दिए हैं। तो ये गुप्तकालीन समाज के बारे में जानकारी दिए हैं। और उसके बाद हैं आपके हर्षचरित के, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा,
हर्षचरित के रचनाकार कौन है? बाणभट्ट हैं। ठीक, हर्षचरित बाणभट्ट। तो ये सब आपको रट लेना है एकदम। और ये जो है हर्षचरित में तो आपका सिंपल है, ये हर्ष की उपलब्धि जो इनकी मतलब कि विजय हुई थी युद्ध में इत्यादि के बारे में जितनी भी उपलब्धियाँ थी उसके बारे में वर्णन किए गए हैं। ठीक, उसके बाद है रामचरित। रामचरित का जो है रचनाकार कौन है? संध्याकर नंदी हैं। संध्याकर नंदी हैं और ये बंगाल के एक शासक थे रामपाल जिनका नाम था, उनकी जीवन कथा के बारे में इसमें बताया गया है। तो रामचरित, बंगाल के शासक रामपाल, रामचरित रामपाल, इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। रामचरित रामपाल, इनके बारे में जो है इनके जीवन परिचय के बारे में मतलब जीवन कथा के बारे में वर्णन किए गए हैं। तो पृथ्वीराज रासो अगला है, तो ये आप जो है पहले ही पढ़े होंगे मैं जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, ये तो आपको पता ही होगा। इसमें पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धि के बारे में वर्णन किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज से आप याद रख सकते हैं पृथ्वीराज चौहान के बारे में चंद्रबरदाई ने वर्णन किया है। ओके, फिर अगला है आपका राजतरंगिणी, इसके रचयिता कल्हड़ हैं, ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली। उसके बाद ये कश्मीर के जो राजवंश हुए हैं, जैसे कश्मीर में कई राजवंश हुए हैं तो उनके बारे में क्रमबद्ध वर्णन किया गया है। ठीक, मतलब सीरियल वाइज सबके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है। तो राजतरंगिणी कल्हड़। ठीक, तो ये आपका कुछ बेसिकली जो है रचना और रचनाकार हैं। इसमें से क्वेश्चन आपका मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि आगे जितने भी एग्ज़ाम होंगे उसमें कहीं ना कहीं इसी के आसपास इर्द गिर्द क्वेश्चन आएगा। तो जितने भी हैं ये 10 15 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो इसको आपको एकदम रट लेना है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, इसको भी सॉल्व करा देते हैं आपको इसी से संबंधित। जैसे बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है? ये बेसिकली आपका जो है कल जो मैंने वीडियो सॉल्व कराया मतलब कल वीडियो जो अपलोड किया था उसमें से भी कुछ क्वेश्चन है और आज वाला दोनों मिला करके कुछ क्वेश्चन है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, उसमें से इसमें एक आध दो क्वेश्चन उसमें के भी मैंने इसमें सेट किया है। तो इसका जैसे पहला क्वेश्चन है वो पिछले वीडियो में उसका आंसर मिलेगा आपको, उसमें डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन है आपका अजंता में है, बाघ में है, एलोरा में है, बादामी में है। तो यहाँ पर आपका पहली बात तो ये जान लीजिए कि बोधिसत्व पद्मपाणि का मतलब क्या है। तो यहाँ पर बुद्ध जी की जो है प्रतिमा है उसमें जो है कमल के फूल का उनके हाथ में है, जिसका मतलब है कि जिसका अर्थ है कि वो करुणा को दर्शा रहे हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, जो कि ये कहाँ पर है? ये आपका अजंता में है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा अजंता में है और ये बोधिसत्व पद्मपाणि, इसके बारे में डिटेल्स में आप पिछले वीडियो में पढ़ सकते हैं। फिर अगला है आपका कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? तो ये आपको अभी बताए हैं। तो कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है आपका कामंदक, विशाखदत्त, सोमदेव, शूद्रक। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर सोमदेव हो जाएगा। ओके, कथा सरित सागर सोमदेव। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि किसके रचनाकार कौन है। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीतिसार के रचयिता कौन है? यहाँ ऑप्शन है आपका कौटिल्य, कामंदक, कल्हड़, बाणभट्ट। तो यहाँ आपको बता देते हैं कि आप जो है एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। इसके लिए ये आपको लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे कौटिल्य किसके रचना किए थे? तो ये अर्थशास्त्र की रचना किए थे। ठीक, जो कि राजनीति से संबंधित था, तो ये तो आपका होगा नहीं। और यहाँ पर आप दूसरा कामंदक है आपका, कामंदक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नीतिसार के रचयिता कामंदक हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक, ये आपको बताया जा चुका है। फिर नेक्स्ट है हाथी गुम्फा अभिलेख में किस शासक के बारे में बताया गया है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसके बारे में आपको अभी अभी बताया ही है कि किस शासक के बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन है आपका रुद्रदामन, खारवेल, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख में खारवेल शासक के बारे में बताया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है आपका बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख में किस वैदिक देवता का नाम नहीं मिलता है? ये आपको पिछले वीडियो में ये जो है बताया गया है, तो ये आप उस वीडियो में प्राप्त कर सकते हैं। तो बोगजगोई से प्राप्त अभिलेख जो थे उसमें किस वैदिक देवता का नाम नहीं मिलता है? ऑप्शन है आपका इंद्र, वरुण, नारद, मित्र। ठीक, तो उसमें 4 देवता का नाम बेसिकली मिलता है, इसमें नारद का नाम नहीं मिलता है बल्कि उसमें नासत्य है। ठीक, नारद नहीं नासत्य है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो नारद का नाम नहीं मिलता है। ठीक, तो यह था आज का वीडियो। इसमें तो ये आज का आपका वीडियो हो गया। तो इसको वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो है बेल आइकन जरूर दबाएं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसका मतलब कि ज्ञान प्राप्त कर सकें और वीडियो का फ़ायदा उठा सकें।
और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ कमी लग रही हो तो उसको डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करने के साथ साथ आप उसको कमेंट में बता सकते हैं कि किस वजह से डिसलाइक किया गया है, ताकि आगे आपको उसमें से सुधार किया जा सके और वीडियो अच्छा से अच्छा हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको प्राप्त कराएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।